हेलो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं गिरवी की संविदा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेकंड जो आपकी सेक्शंस है इसमें 172 में से डिफ़ाइन किया है। और यदि हम गिरवी की बात करें तो एक विशेष प्रकार की संविदा है जो दो पक्षकारों के मध्य की जाती है। जब ऋणी या एक पक्षकार ऋणदाता से कोई ऋण राशि लेता है, कोई धन उधार लेता है और उस ऋण राशि को नियत समय पर चुकाने की प्रतिज्ञा भी करता है, किंतु साथ में अपनी चल संपत्ति, अटेंशन करिएगा, अपनी चल संपत्ति को वो ऋणदाता के पास बतौर सुरक्षार्थ, जमानत और प्रतिभूति रखता है और स्वयं को आबद्ध करता है या वचनबद्ध करता है कि मैं नियत समय पर, निश्चित समय पर आपका जो ऋण है, आपकी जो उधार ली गई रकम है वो मैं ब्याज के चुका दूंगा, और अगर मैं असफल रहा आपकी ऋण राशि को चुकाने में तो आप मेरी इस चल संपत्ति से अपनी राशि वसूल कर लीजिएगा। तो इस दो पक्षकारों के बीच में इस पूरे संव्यवहार को हम गिरवी की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम जो ऋणदाता यानी ऋण देने वाला व्यक्ति है और श्याम जिसे ऋण लेना है, उधार लेना है, तो श्याम राम से 10,000 रुपये उधार लेता है। 2% ब्याज पे इन दोनों के मध्य संविदा होती है और वचनबद्ध करता है श्याम अपने आप को कि मैं आपकी ऋण राशि को नियत समय पर चुका दूंगा। अब देखिए, यहाँ पर राम ने अपना जो ऋण दिया है और जो श्याम ने, जो पक्षकार ने, उसे वचनबद्ध किया है, ब्याज चुकाने की भी उसमें शर्त रखी गई है, सब कुछ है। लेकिन इस बात की क्या श्योरिटी है कि ऋण चुका दिया जाएगा और ब्याज भी दे दिया जाएगा? मान लीजिए ऋण राशि न चुकाई जाए तो कुछ तो सेफर साइड ऋणदाता के पास होनी चाहिए। सो यहाँ पर दो पार्टीज जब इस प्रकार की संविदा को करती हैं तो वे अपनी चल संपत्ति को ऋणदाता के पास में रखती हैं, और यदि भविष्य में जब निश्चित समय हो जाए, समय ऋण न चुकाया जाए, तो उस चल संपत्ति से उस ऋण राशि को वसूल कर लिया जाता है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि चल संपत्ति एज ए सिक्योरिटी रखी जाएगी, तो जो संपत्ति है वो चल प्रकृति की होनी चाहिए, अर्थात मूवेबल हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हो, उसमें स्थान परिवर्तन की क्षमता हो और वो चलायमान हो, गतिशील हो, गतिमान हो। जैसे कि ऑर्नामेंट्स हुए, गहने हुए, कोई गाड़ी हुई, स्कूटर हुआ, कार हुई, ऐसी सभी संपत्तियां जो फिक्स्ड नहीं हैं, जो जड़ नहीं हैं, जो अचल नहीं हैं, अर्थात चल संपत्ति ही इसकी विषय वस्तु होगी। अब इसकी जो डेफिनेशन दी गई है, जो इसे डिफ़ाइन किया है, सेक्शन 172 में से डिफ़ाइन किया है, आइए उस पर भी हम बात करते हैं। किसी ऋण के संदाय मतलब भुगतान, किसी ऋण के भुगतान के लिए या किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के तौर पर माल का उपनिधान, अटेंशन करिएगा, माल का उपनिधान गिरवी कहलाता है। द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ ए डेब्ट्स और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेस। देखिए, यहाँ जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं कि उपनिधान, माल का उपनिधान, उपनिधान की संविदा पे भी हमने अपने एक लेक्चर में आपसे बात की है। और जो आपके बायलॉज हैं, जो अगर हम लॉ की बात करें, अगर हम विधि की बात करें, तो एज ए चेन सारे ही टॉपिक जुड़े हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम गिरवी की बात कर रहे हैं, लेकिन गिरवी में उपनिधान शब्द यूज़ हुआ है और इस उपनिधान को जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उपनिधान पे हमने बात की थी कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के किसी वस्तु को एक निश्चित प्रयोजन के लिए, निश्चित समय के लिए लेता है और वो प्रयोजन पूरा हो जाने पर उस वस्तु को लौटाता है, तो इसे हम उपनिधान कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो ऋणी है वो अपनी संपत्ति को ऋणदाता के पास बतौर उपनिधान रखता है कि वो उसे उपनिधि की हैसियत से संभाल के रखे, और वस्तु का स्वामी जो है, जिसे हम गिरवी कर्ता कहेंगे, वो संपत्ति का स्वामी कहलाएगा और वो उसे लेने का पूरी तरह से हकदार होगा जिस दिन उसने अपना ऋण चुका दिया। आइए अब इसके तत्वों पे बात करते हैं। गुण, तत्व, लक्षण, विशेषताएं, शर्तें, अनिवार्यताएं, विधिक औपचारिकताएं, किसी भी नाम से कह दीजिए, एक ही पॉइंट्स उसमें आपने मेंशन करने होंगे। फर्स्ट वन पॉइंट जो बनता है, दो पक्षकार, टू पार्टीज। जी हाँ,
किसी भी संविदा को करने के लिए 2 या 2 से अधिक पक्षकार होने बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एक अकेला पक्षकार स्वयं के साथ कोई भी संविदा नहीं कर सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति प्रस्ताव रखने वाला प्रपोजर होगा, दूसरा व्यक्ति उसे एक्सेप्ट करने वाला स्वीकृतिकर्ता होगा। तो जहाँ पर हम प्रपोजर और एक्सेप्टर, प्रस्तावक और सहमतिकर्ता दोनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति स्वयं के साथ तो कोई प्रस्ताव नहीं रख सकता है, अपने आप को तो कोई ऑफर नहीं दे सकता है, और खुद ही अपने आप को ऑफर दे करके स्वीकार करे, तो ये कहीं संविदा के उसमें नहीं मान्य होगा। सो 2 पक्षकार या 2 से अधिक पक्षकार होना अति आवश्यक है। दोनों ही पक्षकार व्यक्ति होने चाहिए, और व्यक्ति शब्द को जो हमारे बायलॉज है उसमें बहुत ही विस्तृत लार्ज स्केल पर प्रयुक्त किया गया है। कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों ही प्रकार के व्यक्ति इन संविदाओं को करने में पूरी तरह से सक्षम माने गए। सेकंड पॉइंट जो बनता है इसका, पॉनर, पणियमकार, ऋणी, गिरवीकर्ता, चल संपत्ति का स्वामी, उपनिधाता, बेलर या देनदार। वापस सुनिएगा, पॉनर, पणियमकार, ऋणी, गिरवीकर्ता, चल संपत्ति का स्वामी, उपनिधाता, बेलर या देनदार, सभी नाम उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हैं, उस पक्षकार के लिए प्रयुक्त हुए हैं जो व्यक्ति ऋण दे रहा है, जो उधार राशि ले रहा है। तीसरा जो इसमें पॉइंट बनता है, पोनी, पणियमदार, गिरवीग्राही, ऋणदाता, लेनदार, उपनिहिती या बेली, वह व्यक्ति जो अपना राशि, जो अपनी रकम किसी व्यक्ति को उधार के तौर पर मय ब्याज दे रहा है और बतौर सिक्योरिटी उसकी चल संपत्ति को अपने पास रख रहा है, उसे हम लेनदार भी कह रहे हैं, उपनिहिती भी कह रहे हैं, बेली भी कह रहे हैं, गिरवीग्राही, ऋणदाता, पोनी और पणियमकार, सभी नामों से हम उसे यहाँ पर जान रहे हैं। फोर्थ पॉइंट जो बनता है, वस्तु का परिधान, डिलीवरी ऑफ गुड्स। हाँ जी, जब इस प्रकार की संविदा की जाती है तो विधिक अपेक्षा, विधि के द्वारा अपेक्षित है कि जो वस्तु है जिसे सिक्योरिटी के तौर पर रखा जा रहा है उसे सौंपा जाए, यानी जो ऋणी व्यक्ति है वो अपनी चल संपत्ति को ऋणदाता के पास सौंप दे। फिफ्थ पॉइंट जो बनता है, वस्तु या माल का अस्तित्व में होना, अर्थात जिस वस्तु को सिक्योरिटी के तौर पर रखा जा रहा है वो वस्तु जिस समय गिरवी की संविदा को किया जा रहा है उस समय अस्तित्व में होनी चाहिए, विद्यमान होनी चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं हो कि वस्तु आज मौजूद नहीं है, भविष्य में कभी आने वाली है, भविष्य में कभी उसका अस्तित्व होगा, और आज उस वस्तु की बात की जाए कि 5 साल बाद हमारे पास वो वस्तु आएगी और आज आप उसे एज ए सिक्योरिटी मान लीजिए और हम आपसे गिरवी के तौर पर उसका ऋण लेना चाहते हैं। इस प्रकार की संविदाओं को मान्य नहीं किया जाएगा। अगर वस्तु का अस्तित्व नहीं है तो वो कभी भी सिक्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जा सकेगी। 6 पॉइंट जो बनता है, वस्तु का कब्जा दिया जाना। जो वस्तु प्रतिभूति स्वरूप रखी जा रही है उसका कब्जा ऋणदाता के पास सौंपना अति आवश्यक होगा, तभी एक वेद मान्य गिरवी की संविदा पूर्ण होगी, अदरवाइज ऐसी संविदाएं पूर्ण नहीं मानी जाएगी। किंतु कभी कभी जो ऋणी है वो वस्तु का कब्जा नहीं सौंपता, वस्तु अपने ही पास रखता है। यदि इस प्रकार की संविदा की जाती है तो उसे आड़मान कहा जाएगा। टेंशन करिएगा, उस संविदा को हम आड़मान की संविदा कहेंगे, गिरवी नहीं कहेंगे। नेक्स्ट है, कब्जा वास्तविक होना चाहिए, वास्तविक हो सकेगा, भौतिक हो सकेगा। अर्थात जब उस वस्तु को भौतिक रूप से सौंप दिया जाए, ऋण देने वाले व्यक्ति को, जब लेनदार को, पौनी को वस्तु सौंप दी जाए तो उसे कहेंगे कि कब्जा वास्तविक रूप से, एक्चुअल रूप से पोजीशन दे दी है। नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है कि पॉनर को माल के परिधान का वैधानिक अधिकार होना चाहिए, लॉफुल राइट ऑफ गुड्स। अब जो व्यक्ति ऋणी है, जो ऋण दे रहा है और बतौर सिक्योरिटी अपनी चल संपत्ति को दे रहा है, तो क्या उसे इस प्रकार से अपनी वस्तु को देने का हक है भी है या नहीं। लीगल राइट, यानी उसके पास उस वस्तु का हक होना चाहिए, वो वस्तु उसके स्वामित्व की होनी चाहिए, उसके टाइटल में होनी चाहिए, तो ही वो उस वस्तु को वैधानिक अधिकार होगा, तो ही उसे बतौर सिक्योरिटी दे सकेगा, अदरवाइज नहीं दे सकेगा। जैसे मान लीजिए यश अपनी एक कार सुयश के पास रखता है, तो यहाँ पर वो जो कार है उसका स्वामित्व, उसका टाइटल वो यश के नाम होना चाहिए और उसे ट्रांसफ़र करने का पूरी तरह से वैधानिक अधिकार यानी लीगल राइट भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है, माल के स्वत्व का अंतरण आवश्यक नहीं। जी हाँ, यहाँ पर बेशक वस्तु रखी जा रही है, वस्तु का परिधान किया जा रहा है, सामने वाले व्यक्ति को यानी ऋणदाता को वस्तु सौंपी जा रही है और इस संविदा को किया जा रहा है बतौर निश्चित समय के लिए, लेकिन
यहाँ पर स्वत्व यानी टाइटल का ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है, स्वामित्व का अंतरण नहीं किया जा रहा है, सिर्फ वस्तु का कब्जा दिया जा रहा है, उस वस्तु को सौंपा जा रहा है। स्वामित्व किसके पास रहेगा? ऋणी के पास ही रहेगा, वही उसका स्वामी माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि उस स्वामित्व को भी उसके नाम से हटा करके और ऋणदाता के नाम पर हस्तांतरण कर दे या अंतरण कर दे। नेक्स्ट पॉइंट, विषय वस्तु ऐसी प्रकृति की हो जिस पर कब्जा स्थापित किया जा सके। अर्थात जब संपत्ति की हम बात करते हैं कि चल संपत्ति होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन वो संपत्ति इस प्रकृति की होनी चाहिए, इस टाइप की होनी चाहिए कि उसे कब्जा उस पर स्थापित किया जा सके, उसे अपने नियंत्रण में रखा जा सके, तो ही वो मान्य होगी। नेक्स्ट, गिरवी संविदा के अंतर्गत हो। प्लेस शुड बी इन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो व्यवहार किया जा रहा है, जो संव्यवहार किया जा रहा है, और आप सब जानते हैं कि जब भी कोई संविदा की जाती है और अगर हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, वेद मान्य संविदा करना चाहते हैं, तो सारी ही अपेक्षित औपचारिकताओं को, अनिवार्यताओं को भी पूरा करना आवश्यक होगा। जैसे कि सक्षम पक्षकार हों, वयस्क हों, स्वस्थचित्त हों, विधि के द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किए गए यानी उनमें कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, और करार हो। देन उसके बाद में जो एसेंशियलिटी बनती है कि वेद उद्देश्य हो, प्रतिफल हो, एक दूसरे के लिए कंसिडरेशंस हो, और किसी भी प्रकार से उसमें कहीं स्वतंत्र सहमति हो, यानी कहीं दबाव और प्रेशराइजेशंस का समावेश नहीं हो। आपने ये सारे पॉइंट्स भी इसमें मेंशन करने चाहिए, क्योंकि एक संविदा के बिहाफ पर, एक वेद मान्य संविदा के बिहाफ पर भी इस विशिष्ट संविदा को किया जा रहा है, इस गिरवी की संविदा को किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, विषय वस्तु केवल चल संपत्ति, सब्जेक्ट मैटर ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी। आपने इंट्रोडक्शन में भी इस बात को सुना है, डेफिनेशन में भी हमने इस बात को आपको बताया है, और प्लस हम लोग आपको अभी इस पॉइंट में भी ये चीज़ डिफाइन कर रहे हैं कि जो वस्तु, जो माल यहाँ पर ऋणदाता के पास रखा जा रहा है कि निश्चित समय पर अगर ऋण न चुकाए तो आप इस संपत्ति को सेल आउट कीजिएगा या आप अपनी ऋण राशि को वसूल कर सकते हो। तो वो जो संपत्ति रखी जा रही है उसकी प्रकृति चल होनी चाहिए, वो चलायमान होनी चाहिए, कि स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हो, मूव कर सकती हो, गतिशील हो, गतिमान हो, और जिसमें स्थान परिवर्तन करने की क्षमता हो। चल संपत्ति ही होनी चाहिए। अगर अचल संपत्ति है तो वो बंधक होगा। अटेंशन कीजिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक टॉपिक आता है, वहाँ पर बंधक यानी मॉर्गेज, वहाँ विषय वस्तु अचल संपत्ति होती है, और अगर यहाँ विषय वस्तु अचल संपत्ति है तो फिर वो गिरवी नहीं होगा, बंधक हो जाएगा। सो एक वेद मान्य गिरवी की संविदा करने के लिए जो भी संपत्ति बतौर जमानत रखी जाए वो चल संपत्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, गिरवी का उद्देश्य ऋण के भुगतान या वचन पालन की प्रतिभूति देना। The purpose of place must be to sure to payment of adept or performance of promise। यानी जो उद्देश्य है संविदा का वो सिर्फ और सिर्फ प्रतिभूति देना है, सिक्योरिटी देना है, जमानत देना है। और ये बहुत ही आवश्यक और एसेंशियलिटी है कि जब एक व्यक्ति अपना धन किसी दूसरे व्यक्ति को देता है तो डेफिनेटली उसके मन में ये डर होता है कि मेरा पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, ब्याज का लालच होता है कि 2% 3% जो भी एक रिजनेबल रेट वहाँ की प्रथा के हिसाब से प्रचलित है वो लिया जा रहा है, लेकिन इस बात की श्योरिटी भी तो चाहिए कि मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा या नहीं। सो गिरवी की संविदा करने का जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, जो प्रयोजन है, वो सिर्फ वचन पालन की प्रतिभूति देना है। यानी ऋणी अपने आप को आबद्ध कर रहा है कि मैं अपने वचन का पालन करूँगा, निश्चित समय पर मैं ब्याज आपकी उधार राशि को चुका दूँगा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, वस्तु विक्रय योग्य हो। जो वस्तु ऋणदाता के पास ऋणी ने रखी है और उसके एवज में उसने ऋण राशि ली है, उधार लिया है, तो वो वस्तु चल संपत्ति होना चाहिए, यहाँ तक तो ठीक है। वो विक्रय योग्य भी होना चाहिए, यानी उस पर कब्जा भी हो सकता हो, वो चल प्रकृति की भी हो, और उसका विक्रय भी किया जा सकता हो। मान लीजिए फर्दर टाइम इन फ्यूचर अगर ऋणी अपने वचन से मुकर जाए या अपनी ऋण राशि चुकाने में असफल हो, तो उस दशा में, उस कंडीशन में ऋणदाता के पास ये ऑप्शन होता है कि वो उस संपत्ति को सेल आउट कर दे और जो राशि मिले उसमें से अपना मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज की राशि यानी इंटरेस्ट दोनों का समायोजन कर दें। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं चाहूँगी कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा।